सुप्रभात छात्रों। पिछली कक्षा में हमने स्वरों का वर्गीकरण, स्वर की परिभाषा इत्यादि कर लिया था। आज हम व्यंजन करेंगे कि व्यंजन क्या है। व्यंजन भी वर्ण ही होते हैं जो हमारी वर्णमाला का ही अंग है। अब देखिए व्यंजन और स्वरों में क्या अंतर है कि जो स्वर होते हैं वो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोले जाते हैं, जबकि जो व्यंजन होते हैं उनमें स्वरों का योग होता है। यानी कोई भी व्यंजन है वो बिना स्वर के नहीं बोला जाता। यानी जितने भी स्वर हैं हमारी वर्णमाला में उनमें स्वरों का योग रहता है। अब जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में वायु मुख में रगड़ खाकर बाहर निकलती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं, तो यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिए। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, तो और जिनके उच्चारण में वायु मुख में रगड़ खाकर बाहर निकलती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी व्यंजन और स्वर, देखिए स्वर जो है उसमें वायु बिना किसी घर्षण के या बिना किसी रगड़ के बाहर निकलती है, लेकिन उच्चारण में थोड़ा घर्षण करके ये बाहर निकलते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि स्वर हम अपने मुख से जल्दी से बोल सकते हैं और व्यंजनों को बोलने में थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा। अब हम व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। सामान्यतः व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यानी हमारी जो पूरी वर्णमाला है वो इन्हीं व्यंजनों में बटी हुई है। तो सबसे पहले स्पर्श व्यंजन कौन से हैं ये आप सबसे पहले समझिए कि हमारे जो 5 वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब ये स्पर्श व्यंजन क्यों कहलाते हैं वो इसलिए देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होठ, जीवा आदि के स्पर्श द्वारा होता है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनके 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। देखिए 5 वर्ग, तो 5 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो 25 आएगा। तो इस तरीके से जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं उनकी संख्या 25 हो जाएगी और हर वर्ग का नाम प्रथम वर्ग के नाम पर रखा गया है। जैसे क वर्ग है, ठीक है, तो इसे हम क वर्ग बोलेंगे। च वर्ग है तो च वर्ग बोलेंगे। तो इसलिए 5-5 वर्ण हैं इसमें। और ये स्पर्श कहे जाते हैं क्योंकि ये हमारे मुख के अंदर के भाग होते हैं और हमारी जीवा इन्हीं भागों को स्पर्श करती है, और जिस भाग को स्पर्श करती है और वहाँ से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आप क वर्ग का ले लें, क वर्ग के आप बोलकर देखेंगे क, ख, ग, घ, य, ये जो वर्ण हैं ये हमारे कंठ से बोले जा रहे हैं, तो इनको हम क वर्ग कहेंगे या इनको हम कंठे वर्ग भी कहते हैं। तो ये हमारे मुख में किसी न किसी तरह जो अंग विद्यमान है उनको स्पर्श करते हुए बोले जाते हैं, इसलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब इनको कौन कौन से व्यंजन कहते हैं ये हम आगे वाले वर्गीकरण में पढ़ेंगे। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला हुआ होता है, और देखिए इसमें जितने भी स्वर हैं कहीं पर भी हलंत का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका मतलब इनके साथ सबके साथ अ स्वर मिला हुआ है। स्वर रहित व्यंजन को प्रकट करने के लिए हम हलंत का प्रयोग करते हैं। हलंत जो चिन्ह है उसका प्रयोग किया जाता है, जैसे क, ख, ग, इन सब के नीचे हलंत लगाए। जहाँ पर भी हलंत लगा होता है वहाँ पर अ स्वर नहीं होता है। अंतस्थ व्यंजन, अब देखिए हमारे स्पर्श व्यंजन के बाद यानी माँ तक हमारे स्पर्श व्यंजन हो गए, क से माँ तक। फिर उसके बाद आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा पूर्ण रूप से मुख के किसी भाग का स्पर्श नहीं करती, यानी जब जीभ हमारी पूरी तरह से हमारे मुंह के किसी अंग को नहीं छूती है उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे य, र, ल, व, इसमें कभी कभी छू ले, जैसे ल में थोड़ा छू दिया मुंह को, य, र, ल, ठीक है, तो पूरी तरह से नहीं छुआ है तो इनको हम कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। यानी माँ के बाद जो आते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या 4 है। उसके बाद आती हैं ऊष्म व्यंजन। जैसे व के बाद जो व्यंजन आते हैं श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। इन व्यंजनों को ऊष्म क्यों कहते हैं, देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु के रगड़ के कारण मुख से उष्मा उत्पन्न होती है। उष्मा यानी गर्मी। जब हम कोई वर्ण बोलते हैं और मुख में थोड़ी गर्मी पैदा हो तो हम उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे आप इनको बोल के देखो, श, श, स, ह, इनको आप बोलोगे तो थोड़ी सी जो रगड़ लगेगी, व्यंजनों को बोलने में घर्षण लगेगा थोड़ा सा, और इनमें क्या है गर्मी सी उत्पन्न होगी, तो इनको हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, श, स और ह। अब देखिए संयुक्त व्यंजन।
ह के बाद जो हमारे आखिरी 4 व्यंजन जो बचते हैं वो संयुक्त व्यंजन हैं। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय देखिए 2 भिन्न-भिन्न व्यंजनों से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अभी तक हमने जितने व्यंजन पढ़े थे वो व्यंजन क्या है, उनमें स्वरों का योग होता है, लेकिन संयुक्त व्यंजन में क्या है, स्वरों का योग नहीं होता, 2 अलग-अलग व्यंजनों का योग होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। देखिए व्यंजन और व्यंजन जैसे श है, जो संयुक्त व्यंजन जो श है वो क और श से मिलकर बनता है, त्र है वो त और रा से मिलकर बनेगा, ज्ञ है वो ज और ञ से मिलकर बनेगा, श और र है तो वो श्र से मिलकर बनेगा। तो ये 4 जो व्यंजन है ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इनके उदाहरण भी दिए हैं, जैसे अक्ष से करेंगे तो हम परीक्षा क्षत्रिय, त्र से करेंगे त्रिशूल त्रिनेत्र, ज्ञ से करेंगे ज्ञानी विज्ञान और श्र से करेंगे श्रमिक या परिश्रम। अब 2 भिन्न व्यंजनों से बने संयुक्त व्यंजन, अब 2 भिन्न व्यंजनों से भी हमारे संयुक्त व्यंजन बनते हैं, वो कौन कौन से हैं देखिए। जैसे र और द, ठीक है, तो जो यहाँ का जो र है वो द के ऊपर आ जाएगा, जैसे दर्द, प्य आधा प और य तो प्यास, कत कत भक्त, क्य क्यारी, स्व यानी स्वत्व। तो इस तरह से ये भी भिन्न व्यंजनों के मिलने से बना है। अब हम द्वित व्यंजन, जहाँ पर समान व्यंजन होते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले में तो भिन्न व्यंजन थे और यहाँ पर समान व्यंजन होंगे, जो हलंत वाला होगा और जो पूर्ण व्यंजन होगा यानी जिसके साथ स्वर होगा तो वो एक जैसे ही होंगे। जैसे क, यहाँ पर क हलंत के साथ है, यहाँ क स्वर सहित है, यानी एक स्वर रहित है व्यंजन, लेकिन होंगे वो समान व्यंजन ही। तो कक बन गया, जैसे पक्का मक्का, तत बना है तो पत्ता कुत्ता, चुच खच्चर बच्चा, दद उद्देश्य गद्दा, जज सज्जन लज्जा। तो व्यंजनों का वर्गीकरण हम 2 आधारों पर भी किया जा सकता है, एक हम उच्चारण के स्थान पर करेंगे और प्रयत्न के आधार पर, यानी ऊपर हमने पढ़ लिया है अपने व्यंजनों का वर्गीकरण। अब उच्चारण स्थान के आधार पर भी हम वर्गीकरण करते हैं, तो उच्चारण स्थान के आधार पर कौन कौन सा वर्गीकरण है वो देखते हैं। सबसे पहले है कंठ है, यानी हमने जो स्पर्श व्यंजन पढ़े थे और अंतस्थ ऊष्म और ये जो व्यंजन पढ़े हैं ये कौन से स्थान से बोले जाते हैं वो देखिए। स्पर्श व्यंजन है हमारे 5 जो वर्ग थे स्पर्श व्यंजन के, क वर्ग। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा क वर्ग है वो कहाँ से बोला जाता है, देखिए क ख ग घ य और ह जो है वो कंठ है, इनका उच्चारण कंठ से होता है। उसके बाद तालव्य है, इन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, च छ ज झ य श, ये तालव्य व्यंजन है। अब आपको नहीं पता कि हमारे मुख में तालु कौन सा स्थान होता है, तो आप इनको बोलकर देखोगे। च, हमारे जीभ मुंह के जिस अंग को छू रही है, च छ ज बोलते समय वो हमारा तालु है। ऐसे ही मूर्धा, मूर्धन्य व्यंजन वो होते हैं जिनके उच्चारण मूर्धा से होता है। अब मूर्धा भी आपको नहीं पता तो ट ठ ड ढ ढ र, यानी तालु ऊपर वाला भाग होता है और जो मूर्धा है जब इनको बोलोगे तो हमारी जीभ पीछे की तरफ जाती है, तो हमारे कंठ से जो थोड़ा सा आगे वाला जो भाग है वो हमारा मूर्धा कहलाता है। उसके बाद है दंत्य, इन वर्णों का उच्चारण दांतों से होता है। आप बोलकर भी देखेंगे तो क्या है, हमारी जीवा दांतों को स्पर्श करेगी, त थ द ध न ल और स, तो ये दंत्य व्यंजन है क्योंकि हमारी जीभ दांतों को छूती है। उसके बाद आते हैं ओष्ठ, इन वर्णों का उच्चारण होठों से होता है। जैसे प, आप बोलोगे तो हमारे दोनों होठ एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, प फ भ भ म, ये ओष्ठ व्यंजन है। अब नासिक के व्यंजन देखिए, हमारे जो वर्ग थे 5 वर्ग का जो 5वां व्यंजन है, ठीक है, वो नासिक के ध्वनि कहलाती है। जैसे य ण ण न म, ये नाक से बोलते हैं। दंतोष्ठ, इन वर्णों का उच्चारण दांत और ओंठ दोनों से होता है, तो दंतोष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। जैसे जो व है, व ऐसा अकेला व्यंजन है जो दांत और ओष्ठ दोनों से बोला जाता है, ठीक है। तो अब देखिए नासिक के व्यंजन आप कैसे बोलोगे, नासिक के का व्यंजन वहाँ प्रयोग होता है जहाँ पर हम अनुस्वार का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब है कि वहाँ पर नासिक के ध्वनि का प्रयोग हुआ है। जैसे कि हमने कहा है कंचन, तो कंचन में हमने ये जो है पंचम वर्ण लगा दिया है, तो पंचम ध्वनि है नासिक की। अगर हम नाक बंद करके इसको बोलेंगे तो हम इसको नहीं बोल पाएंगे, इसलिए इसका उच्चारण नाक से होता है, इसलिए इसे नासिक की ध्वनि कहते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, कल आज इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में करेंगे।
कल की क्लास में हम प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो ओके, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।